जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर विश्व जनसंख्या में एक बार फिर आपका स्वागत है और आज हम जनसंख्या वृद्धि को अच्छे से समझेंगे। चलिएगा टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसकी परिभाषा से किसी क्षेत्र में दो समय अंतरालों के बीच होने वाली जनसंख्या परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। अब वो दो समय अंतराल चाहे 1 साल हो सकता है या फिर 10 साल। जैसे भारत की बात करें तो हर 10 वर्ष के बाद है वो जनगणना की जाती है। ये जनसंख्या में जो चेंज है, जो परिवर्तन है, ये धनात्मक हो सकता है या फिर ऋणात्मक, यानी जनसंख्या बढ़ सकती है उस समय अंतराल के बीच या फिर घट सकती है। अगर कोई आपसे ये पूछ ले जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि किसे कहा जाता है, तो आप इसी परिभाषा का ही सहारा लेंगे। जब दो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या बढ़ जाती है तो उसे धनात्मक वृद्धि कहा जाता है, और दो समय अंतरालों के बीच जब जनसंख्या घट जाती है तो उसे ऋणात्मक वृद्धि कहा जाता है। अब धनात्मक और ऋणात्मक वृद्धि के कारण क्या है, उनके ऊपर बात हम आगे जाकर करेंगे, क्योंकि आपको ऑटोमेटिक सारी बातें हैं वो समझ में आ जाएगी। अब बात करते हैं भी इस जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन को प्रकट करने के तरीके क्या हैं। तो ध्यान रखिए, इसके दो तरीके हैं। एक है निरपेक्ष संख्या और दूसरा है प्रतिशत, यानी वृद्धि दर के रूप में आप प्रकट कर सकते हैं। निरपेक्ष संख्या ये कैसे निकालते हैं समझिएगा भी। अब आपने जो काउंटिंग की पॉपुलेशन की वो कितनी है और इससे पहले आपने जो काउंटिंग की वो कितनी है, उन दोनों का अंतर कर दीजिए, यानी अब वाली में से बाद वाली पॉपुलेशन घटा दीजिए। जो संख्या आ जाए वो कहलाती है निरपेक्ष संख्या। प्रतिशत की बात करें तो इसके अंदर भी निरपेक्ष आंकड़ों का ही इस्तेमाल किया जाता है, बस उसको 100 से गुणा कर दिया जाता है। जैसे यहां मैंने उसका गणितीय रूप लिखा है P2 माइनस P1। यहां पर P2 है वर्तमान की जनसंख्या माइनस P1 यानी पहले वाली जनसंख्या। तो वर्तमान में से पहले वाली जनसंख्या घटा दें और बटा के अंदर पहले वाली जनसंख्या का ही भाग दे दें और इनको 100 से गुणा कर दें, तो आपके पास जनसंख्या वृद्धि दर है, अर्थात जनसंख्या जो बढ़ी है प्रतिशत में वो आपको प्राप्त हो जाएगी। अब आप एक बात ये भी सोच सकते हैं भी जनसंख्या वृद्धि से हमें क्या सूचना मिलती है, क्यों पढ़ते हैं हम जनसंख्या वृद्धि के बारे में। तो देखिएगा, इससे उस क्षेत्र की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की हमें सूचना मिलती है। अब जाने हम इस जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन के प्रमुख कारण, कारक या घटक। तो देखिए 3 कारक हैं जो कि जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। तीनों के पहले नाम देख लें। एक है जन्म दर, बर्थ रेट, दूसरी है डेथ रेट, मृत्यु दर, और तीसरी है प्रवास यानी माइग्रेशन। ये तीनों जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करती हैं। अब पहले एक एक करके इनकी डेफिनेशन, इनके कंसेप्ट को समझ लें और फिर आते हैं वापिस भी कैसे हमें पता चलता है भी बढ़ी या घटी। तो सबसे पहला प्रश्न ये बनता है भी जन्म दर कहते किसे हैं। एक सिंपल सी परिभाषा देखिएगा, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे कहा जाता है जन्म दर। अब बात आती है इस जन्म दर को गणितीय रूप से कैसे निकाला जाता है। तो इसका एक फॉर्मूला है, आपसे यह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। यहां मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है CBR, यानी क्रूड बर्थ रेट, अशोधित जन्म दर। निकालने का तरीका है BI/P गुणा में 1000। मैंने इसके शॉर्ट फॉर्म को यूज किया है ताकि आपको याद रखना भी आसान हो जाए। BI का मतलब है बर्थ और P का मतलब है पॉपुलेशन, और इसको कितने से गुणा करना है, प्रति
1000 से गुणा करना है तो आपके पास CBR अशोधित जन्म दर के आंकड़े प्राप्त हो जाएंगे। अब जब भी आप फॉर्मूला आपसे परीक्षा में पूछे और आप यही शॉर्ट फॉर्म वहां लिखते हो तो आपको यहां पर BI और P क्या है ये लिखना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको अलग से मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, जो हमारी परिभाषा की अंदर जो शब्द लिखे हैं वो ही यहां लिखेंगे। BI के आगे लिख देना जीवित बच्चों की संख्या, और P का मतलब है वर्ष के मध्य की जनसंख्या, गुणा में 1000 हो गया। तो इससे हम CBR निकाल लेते हैं। और आप समझ सकते हो, अगर जन्म दर, जन्म लेने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी तो जनसंख्या वृद्धि भी बढ़ जाएगी। अब बात करें डेथ रेट की, मृत्यु दर की। परिभाषा सेम, शब्दों का खेल ध्यान रख लीजिएगा। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों, सेम। यहां हमने बात की जीवित बच्चों का जन्म, भी जीवित रहने वाले बच्चों की संख्या की। यहां बात करेंगे मरने वाले की संख्या। तो एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की जो संख्या है वो कहलाती है मृत्यु दर। गणितीय तरीका है CDR, क्रूड डेथ रेट। निकालने का तरीका D यानी डेथ बटा P यानी पॉपुलेशन गुणा में 1000 लगा दिया। D यहां पर क्या आ गई, मृतकों की संख्या। P क्या आ गया, वर्ष के मध्य की जनसंख्या होगी। इससे हमें CDR की जानकारी हो जाती है। अब तक हमने जन्म दर और मृत्यु दर के कंसेप्ट को समझ लिया, फॉर्मूला और जो परिभाषा है वो जान ली। अब देखिए, जन्म दर और मृत्यु दर, इन दोनों के अंतर से जनसंख्या वृद्धि जब निकाली जाती है तो उसे कहा जाता है प्राकृतिक वृद्धि। आपसे कोई पूछ ले जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि से आप क्या समझते हैं, तो आप लिखेंगे भी दो समय अंतरालों के बीच जन्म और मृत्यु का जो अंतर है वो ही प्राकृतिक वृद्धि, नेचुरल ग्रोथ है, वो कहलाता है। तो इन दोनों का अंतर है, उसकी सहायता से प्राकृतिक वृद्धि निकाली जाती है। अगर जन्म दर ज्यादा है तो जनसंख्या बढ़ेगी। अब बात आती है तीसरे घटक की, और वो है माइग्रेशन। सेम वही, पहले हम इसकी परिभाषा जान ले। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना प्रवास कहलाता है, माइग्रेशन कहलाता है, स्थानांतरण कहलाता है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, जिस क्षेत्र से जाता है उसको कहा जाता है उद्गम स्थान। वो उद्गम स्थान उसका जन्म स्थान हो सकता है, या फिर अब जहां जा रहा है उससे पहले वाला यानी पिछला निवास स्थान हो सकता है। जहां जाएगा उस जगह को कहा जाता है गंतव्य स्थान, जहां पर वो प्रस्थान कर रहा है। तो उद्गम स्थान से गंतव्य स्थान की ओर जाता है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर जाता है। तो देखिए, जब व्यक्ति उद्गम स्थल से गंतव्य स्थान की तरफ जाएगा तो पॉपुलेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। उद्गम स्थान पर तो जनसंख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन गंतव्य स्थान के ऊपर जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो यहां से जो गया, जिस क्षेत्र से कोई व्यक्ति गया, कबूतर उड़ गया, उड़ गया, उसे कहा जाता है उत्परवासी, उत्परवासी। और जहां पर आया, उसे कहा जाता है अप्रवासी। तो उत्प्रवासियों से पॉपुलेशन कम होती है उस जगह की जहां से वो गया है, और अप्रवासियों के आने से इस जगह की पॉपुलेशन है वो बढ़ जाती है। तो समझ गए ना, भी प्रवास के अंदर एक व्यक्ति एक जगह छोड़ता है और दूसरी जगह जाता है। जहां से जाएगा वहां पॉपुलेशन कम हो जाएगी, और जहां को गया वहां पर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। अब ये प्रवास देश के अंदर भी हो सकता है, यानी आंतरिक प्रवास, चाहे गांव से गांव हो जाए, गांव से शहर चला जाए, या एक शहर से दूसरे शहर चला जाए, या फिर शहर से व्यक्ति वापिस गांव आ जाए।
या फिर अंतरराष्ट्रीय प्रवास हो सकता है, भी अपने देश से किसी दूसरे देश के अंदर चला जाए। ध्यान रखिएगा, जब एक व्यक्ति आंतरिक प्रवास करता है, अपने ही देश के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, तो उस देश की जनसंख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हां जनसंख्या के वितरण के ऊपर जरूर फर्क है, वो पड़ जाता है, क्योंकि वहां पर जनसंख्या है, वो जिस क्षेत्र में जाएगा वहां बढ़ जाएगी, वहां डेंसिटी घनत्व है वो बढ़ जाएगा। और ज्यादातर भारत की बात करें तो गांवों से शहरों की तरफ जो माइग्रेशन है, प्रवास है, वो होता है। अब अगर प्रवास को भी जनसंख्या वृद्धि में हम शामिल करें घटक के रूप में, तब वो वृद्धि कहलाती है वास्तविक वृद्धि। जब जन्म दर और मृत्यु दर के आधार पर बात करते हैं तब वो प्राकृतिक नेचुरल ग्रोथ कहलाती है। और जब इस मोटिवेटेड फैक्टर को यूज करते हैं तो वो कहलाती है वास्तविक वृद्धि। इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा? वो ही जन्म दर में से मृत्यु दर घटा दें, सेम जन्म माइनस मृत्यु। अगर वहां आया है तो प्लस आप्रवास, भी कितने लोग हैं वो इन माइग्रेट हुए हैं, और माइनस उत्प्रवास, कितने वहां से बाहर गए हैं, आउट माइग्रेशन की बात होती है। इन यानी आना, आउट यानी जाना। तो अप्रवासी में आ गए तो इसलिए यहां पर प्लस का निशान लगाया जाता है, और अगर वहां से कोई गया है तो वो माइनस लगाया जाता है। तो उत्प्रवासियों के आगे माइनस चिन्ह जब हम इस फॉर्मूले की बात करते हैं, और यही परिभाषा के अंदर आ जाता है भी वास्तविक वृद्धि है वो जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास तीनों की सहायता से ही निकाली जाती है। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लगे हाथ अपनी पुराने वाली बात को भी समझ लें, भी धनात्मक जनसंख्या वृद्धि का क्या कारण हो सकता है और ऋणात्मक का। धनात्मक जनसंख्या वृद्धि कब होगी? जब जन्म दर बढ़ जाए। किसकी तुलना में? मृत्यु दर की तुलना में। ग्रोथ कैसे होगी? जन्म दर जब मृत्यु दर की तुलना में बढ़ जाए, एक कारण, और दूसरा अप्रवासियों के आने के कारण। इन दो वजह से जनसंख्या बढ़ती है तो वो धनात्मक वृद्धि है। ऋणात्मक में इसका उल्टा कर दें, भी मृत्यु दर है वो बढ़ जाए जन्म दर की तुलना में, और साथ में उत्प्रवास वहां से हो जाए, उस जगह से लोग बाहर चले जाए। इन दो वजह से उस क्षेत्र के अंदर ऋणात्मक वृद्धि देखने को मिलती है। बस गणितीय रूप से हमने इस कंसेप्ट को समझना है। समझने के बाद आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक चीज मैं कहता हूं बार बार, पाठ्य पुस्तक का साथ मत छोड़िएगा, आपको उसको बार बार पढ़ना है। तो अच्छे से समझ लिया तो एक बार बुक से इसको थ्योरी को जरूर पढ़िएगा, दिमाग में फिट हो जाएगी और याद भी नहीं रखना पड़ेगा। अब एक चीज और यहां पर छूट जाती है, हमने माइग्रेशन प्रवास की बात की। हमने कहा एक व्यक्ति दूसरी जगह, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। इस प्रवास के माइग्रेशन करने के कारण क्या है, उनको भी तो हमें समझना होगा। और साथ में ही हम बात करें, क्या आपके घर में भी कोई प्रवासी है? तो पहले आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको उतार लीजिए नोट्स फॉर्म में, और फिर हम प्रवास के कारणों को लेकर आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं प्रवास के प्रमुख कारण क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्यारा टॉपिक है ये। हर आदमी क्या चाहता है? हर आदमी ये चाहता है भी उसका जीवन आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत ही अच्छा हो, और इसको प्राप्त करने के लिए ही वो माइग्रेशन करता है। और इसके साथ दो कारण हैं वो जुड़े हुए हैं। एक तो है प्रतिकर्ष कारक और दूसरा है अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक वो होते हैं जो कि उस आदमी को वहां से जाने के लिए पुश करता है, धक्के मारते हैं। भैया यहां क्या क्या पड़ा है, क्यों पड़ा है, यहां पर खुद से भी बात करता है और लोग भी शायद उसके दिमाग में डाल देते हैं, और वो उसको वहां से जाने के लिए मजबूर करते हैं, पुश करते हैं। वो चीजें कौन सी हो सकती है? वो सारी नेगेटिव बातें। आप और भी इनके ऊपर विचार कर लीजिए।
जैसे रहने की निम्न दशाएं, जैसे उस क्षेत्र में गरीबी है, वहां बेरोजगारी है, वहां पर पानी की कमी है, वहां पर शिक्षा, स्कूल और हॉस्पिटल की जो सुविधा है वो अच्छी नहीं है। इन वजह से वो बाहर जा सकता है, माइग्रेट कर सकता है, दूसरी जगह जा सकता है, या वहां का जो क्लाइमेट है वो उसके प्रतिकूल है, अच्छा नहीं है उसके स्वास्थ्य के लिए, या फिर वहां पर प्राकृतिक आपदाओं की जो समस्याएं हैं वो रहे, जैसे बाढ़, तूफान, भूकंप है, सूखा पड़ जाए, सुनामी आने का जो खतरा है वो वहां पर रहे, इसलिए उस जगह को छोड़ जाता है। या कोई महामारी फैल जाए, उसके डर की वजह से वो जगह छोड़ दे, या युद्ध हो जाए, लड़ाई है वो चलती रहती हो उस क्षेत्र के अंदर, यानी राजनीतिक समस्याएं वहां पर रहती हो, तो ये वो कारण हैं जिनकी वजह से आदमी उस जगह को छोड़ता है, यानी अपने उद्गम स्थान को, पिछले निवास स्थान या फिर जन्म स्थान को छोड़कर क्या हो जाता है, वहां से फुर हो जाता है, उड़ जाता है और क्या बन जाता है, उत्प्रवासी। इसलिए उस जगह पॉपुलेशन घट जाती है। पुनः बात कर ली हम। और जाएगा कहां, ये तो सोच लिया आदमी ने, मुझे यहां से जाना है, अब जाएगा कहां? इन प्रतिकर्ष कारकों की उल्टी बात, यानी अच्छी चीजें उसको क्या करेगी, आकर्षित करेगी, उसको खींचेगी, पुल करेगी। तो धक्का देने वाली चीजों से बाहर जाएगा और खींचने वाली, पुल करने वाली चीजों की तरफ आकर्षित होगा और उस जगह जाएगा। तो वो आकर्षित करने वाली चीज कौन सी हो सकती है उस इंसान के लिए? रहने की अच्छी सुविधाएं मिल जाए, रोजगार अच्छा मिल जाए, इसके साथ साथ अच्छा वेतन, तनख्वाह अच्छी मिल जाए, वहां पर शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा अगर उस क्षेत्र में, जाने वाले क्षेत्र में अच्छी है तो वहां दौड़ कर जाएगा। वहां का क्लाइमेट अगर उसके अनुकूल है तो जाएगा, वहां पर मनोरंजन के साधन उसको खींचेंगे, और अगर वहां पर पूर्ण रूप से शांति है, मनोहक दृश्य वहां है, तो जरूर वो उस क्षेत्र की तरफ आकर्षित होगा और वहां जाकर अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश है वो करेगा। तो ये हो गए प्रवास, माइग्रेशन करने के कारण। तो आप अभी ले लीजिए चाहे स्क्रीनशॉट, इसको स्क्रीनशॉट लेकर इन कारणों को भी वहां अपने नोट्स के अंदर साथ में शामिल कर लीजिएगा। अब चलिए एक प्रोजेक्ट के ऊपर बात करते हैं और आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। आप पाठ्य पुस्तक के लास्ट में प्रोजेक्ट वर्क है, उसके अंदर एक क्वेश्चन दिया गया है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है और हमें ऐसे मुद्दों के ऊपर चर्चा करनी चाहिए। प्रश्न है, क्या आपके परिवार में कोई प्रवासी है? सोचिएगा। तो अगर है तो क्या आप उसके गंतव्य स्थान के बारे में बता सकते हो, उसके उद्गम स्थान के बारे में बता सकते हो, और क्या आप ये भी बता सकते हो भी उसने प्रवास क्यों किया? बस गई ना घंटी। और आपको लगता होगा हमारे परिवार में तो कोई प्रवासी नहीं है। एक चीज, बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले बता दूं, प्रवास करने के जो रीजन होते हैं ना, पुरुष और महिलाओं इन दोनों के लिए अलग अलग होते हैं। पुरुष अक्सर प्रवास करता है काम के लिए, रोजगार के लिए जाता है, अच्छा रोजगार जहां मिल जाएगा वहां चला जाता है, चाहे वो वहां पर स्थायी रूप से रहने के लिए जाए, चाहे वो अस्थायी रूप के लिए जाए, और या फिर मौसमी स्थानांतरण के रूप में जाए। मौसम यानी जैसे कोई पहाड़ी इलाके का है, वहां बर्फबारी होने लग गई तो वो अपने पशुओं को लेकर नीचे मैदान में आ जाएगा, और जब मैदान में गर्मी आ गई तो वहां वापस चला जाएगा। तो ये मौसमी स्थानांतरण है, वो कहलाता है। और महिलाएं अक्सर जो प्रवास करती है, ज्यादातर भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूं, तो उसका रीजन अक्सर शादी होती है, विवाह, मैरिज, क्योंकि शादी के बाद वो अपना पीहर छोड़कर ससुराल की तरफ चल पड़ती है। तो अब आपके दिमाग में घंटी बजेगी, भैया प्रवासी तो हमारे घर में भी है। जैसे आपकी बात करें, मेरी बात करें, मम्मी, दादी, भाभी, चाची, ताई, ये सब शादी के बाद अपना पीहर छोड़कर उस गांव और शहर में आ गई जहां उसका ससुराल है।
तो हुई ना वो भी प्रवासी। और एक चीज हो सकता है आपके पापा, दादा, चाचा वो भी प्रवासी हो। अब आप सोचेंगे हम प्रवासी कैसे हो गए? अगर आप अपने जन्म स्थान के ऊपर ही हैं, वो जो आपके पेरेंट्स हैं, तब तो वो प्रवासी नहीं है। लेकिन उन्होंने जन्म स्थान छोड़ दिया, पहले कहीं और थे और अब कहीं और है, तो इसका मतलब वो भी क्या है? प्रवासी है। कई लोग तो एक देश छोड़कर दूसरे देश की तरफ चल पड़ते हैं, तो प्रवासी हो गए। और एक चीज पर आप और गौर कर ले, हो सकता है आपके परिवार में कोई पढ़ाई के लिए कोई आपका रिश्तेदार, चाहे मामा का लड़का या चाचा जी का लड़का या कोई और रिश्तेदार आपके घर रहता हो, तो वो भी क्या हुआ? प्रवासी हुआ। अब ये आपको पता होना चाहिए भी वो स्थायी प्रवासी है या अस्थायी प्रवासी है। और इसके साथ साथ एक चीज और बता दूं आपको, भारत के अंदर जब भी जनगणना की जाती है, पॉपुलेशन की काउंटिंग की जाती है, तो उसके अंदर भी प्रवास यानी माइग्रेट करने वालों की संख्या है वो लिखते हैं। और ये प्रवास की जो गणना है वो जन्म के स्थान पर और पिछले निवास स्थान के आधार पर है वो की जाती है। तो उम्मीद करता हूं आज आप अच्छे से जनसंख्या वृद्धि क्या है उससे जुड़ी हुई विभिन्न परिभाषाएं और साथ में इसके कारकों को और प्रवास को तो बिल्कुल ही आप अच्छे से समझ ही गए होंगे। और एक चीज जाते जाते एक बात और बता दूं आपको, गत 500 वर्षों के अंदर अगर बात करें तो जनसंख्या 10 गुना से भी अधिक बढ़ गई है। और 20वीं सदी के अंदर जनसंख्या है वो 4 गुना बढ़ गई है। और एक बहुत ही प्यारा सा आंकड़ा ये है, हर साल 8 करोड़ लोग हैं वो दुनिया में बढ़ जाते हैं। और अब एक प्यारे से प्रश्न की बात आपसे करूंगा। एक प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ही डाल देता हूं। प्रश्न है कि निम्न में से किस क्षेत्र में प्रवास है वो आबादी की संख्या, वितरण और संरचना के अंदर परिवर्तन लाता है? ऑप्शन है प्रस्थान वाले क्षेत्र में, आगमन वाले क्षेत्र में, तीसरा ऑप्शन प्रस्थान व आगमन दोनों क्षेत्रों में, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिएगा और अच्छे से स्टडी है वो करते रहिएगा। फिर मिलते हैं इस चैप्टर के अंतिम वीडियो क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत।